तेजस्वी यादव ने बहुत खोलकर कहा था कटिहार में, मुझे अच्छे से याद है, कटिहार में उन्होंने कहा था कि मैं अगर जीता, अगर मैं सत्ता में आया तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। जनता ने बोला हमें नहीं चाहिए वो कूड़े में, हमें आप नहीं चाहिए सत्ता। धज धज कर मेरा जनाजा निकला, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ये मेरा नहीं, महागठबंधन का महाविलाप स्वर है। वोट के लिए वक्फ बिल फाड़ते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी जो स्थिति थी, इनके महाविलाप को स्वीकार ही नहीं किया। अब बिहार के मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनने के बाद अब जो उनके वादे थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने के, अब खुल के आपको नौकरियां मिलेंगी। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। बिहार को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है, बल्कि बिहार दुनिया को राजनीति समझाता है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना बिहार में बम्पर जीत के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी का है। सीमांचल जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी जहां तेजस्वी यादव और विपक्ष ये कहता रहा है कि हम वक्फ कानून को खत्म कर देंगे, और वहीं मोदी जी डंके की चोट पर कहते हैं कि वक्फ कानून बना रहेगा और ये संशोधन बिल्कुल ठीक है। ऐसे सीटों पर भी जहाँ पर मुस्लिमों का वोट सबसे ज्यादा है, वहाँ पर या तो कमल खिला है या तो तीर चला है, लेकिन लालटेन कहीं पर नहीं जला है। और बिहार चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भारी संख्या में एनडीए को ही वोट दिया है। तो क्या ये मानना सही है कि वक्फ कानून पे जो मोदी जी ने मोहर लगाया है, उस पे बिहार की जनता ने भी मोहर लगा दिया है, बल्कि पूरी देश की जनता ने भी मोहर लगाने का सोच लिया है और मुसलमानों ने भी सोच लिया है। यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। सरकार बनाकर के इस कानून को पूरे काम कर देगा। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। और इसी मुद्दे पर जब डिबेट होता है तो इस डिबेट में मौजूद भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और आरजेडी प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ, मुस्लिम स्कॉलर और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सच में जब ऐसे लोग एक ही डिबेट में हो तो इस डिबेट को कितना इंटरेस्टिंग बनता है आप खुद जानते होंगे। और सच में वीडियो के मध्य में और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा होता है जो देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो का मजा लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने बहुत खोलकर कहा था कटिहार में, मुझे अच्छे से याद है, कटिहार में उन्होंने कहा था कि मैं अगर जीता, अगर मैं सत्ता में आया तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दूंगा। जनता ने बोला हमें नहीं चाहिए वो कूड़े में, हमें आप नहीं चाहिए सत्ता में। अनुराग जी, आपका क्वेश्चन बहुत इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट इसलिए है क्योंकि कूड़ेदान में फेंक दूंगा एक मुद्दा सिर्फ नहीं था। रेफरेंडम यहाँ नहीं हो रहा है। रेफरेंडम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर है। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है। अनेकों ऐसे मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दा था, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, हेल्थ का मुद्दा था, एग्रीकल्चर का मुद्दा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें अनेक मुद्दे थे। उसमें से एक मुद्दा ये था, इतिहास गवाह है, जब भी सरकार बनती है तो बहुत सारे ऐसे कानून इतिहास के आप पन्ने को उखाड़िएगा तो आपको मिल जाएंगे जहां पे जो है सरकार बनने के बाद उस कानून को रिपील किया गया है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे थे कि हम पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे थे। अगर हमारी सरकार आती है, आप एकदम ठीक कहा प्रोफेसर साहब। अब 20 सेकंड सिर्फ आप मेरी बात सुनिएगा, मैं उसमें सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब दे देगा, मैं फिर करूंगा। आपने कहा मेरा सवाल इररिलेवेंट है, मैं बताता हूँ रेलेवेंसी कैसी है सर। दरअसल आपने कहा आपके लिए रोजगार का मुद्दा था, आपके लिए विकास का मुद्दा था, सारे मुद्दे थे सर। उन सारे मुद्दों के बीच में जब आपने एक मुद्दे को फ्लॉन्ट किया जिसमें कहा कि आप भारत सरकार के बनाए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, ये जानते हुए भी कि आप राज्य की सत्ता में आएंगे, बावजूद इसके आप जो केंद्र में कानून बने उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, संसद में बने कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जब आपने इसको फ्लॉन्ट किया तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल था कि वो आप मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कह रहे हैं और आपके वो लोभ और लालच में नहीं फंसे मुस्लिम वोटर्स। कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। अनुराग जी, लगता है क्योंकि विकास की सारी बातें तो सबने की ना, मुस्लिमों के लिए अलग बात आपने क्या की? सिर्फ एक बात ये कि ये कानून को हम ऐसे फाड़ेंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। हो गया, अब जवाब दे दे। लगता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ना थोड़ा सा आप ज्ञान ले लीजिए। आप लीजिए सर। हाँ, अब दे रहा हूँ ज्ञान। अगर कोई सरकार हमारा केंद्र में नहीं है, राज्य में हमारी सरकार कोई आती है तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म के माध्यम से भी, या फिर जो है केंद्र में जो जिस तरीके की सरकार यहाँ चल रही है, अगर हमारी सरकार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट गिरेगी। तो हम ये लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहे थे कि हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे और साथ में जो है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस गुजरात चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का माध्यम ले रहे थे। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिए, उधर खाए तो
प्रोसेस आपने कितना उस रास्ते को चुना था, रेफरेंडम में तो समझ में आता है कि इसको हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। वो आपने डेमोक्रेटिक रास्ता कितना चुना था सर, वो तो उस वादे से भी समझ में आ गया था। एक बहुत छोटा सा सवाल प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल और। देखिए अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी बिहार जब आते हैं तो रेलिवेंट बात करते कहाँ हैं? कट्टे की बात और शिक्षक की बात करते हैं। अच्छा तू कौन बिरादर हुआ तनी बता दे इतना जाने के सामने। कौन बिरादर? तो कहते औस बेइज्जत कर देने कि तुरंत ही तू भाग जीवा। क्या प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड दिया 20 साल का? आप इतनी रेलेवेंसी की बात कर रहे थे, आपका तो फ्लैश मॉब हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि 2010 के बाद सबसे बुरा मैंडेट मिला ना सर आरजेडी को इस बार। तो देखिए आप इतनी रेलेवेंट बात कर रहे थे, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार की वीडियो को छोड़ जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो होने वाला है वो देख करके आपकी होश उड़ने वाला है। सज धज कर मेरा जनाजा निकला, लेकिन वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। ये मेरा नहीं महागठबंधन का महाअभिलाष स्वर है। वोट के लिए वक्त बिल फाड़ते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी जो स्थिति थी, इनके महाविलाप को स्वीकार ही नहीं किया। इनके महाविलाप को फाड़ के रख दिया। वक्त बिल के समर्थन में सीमांचल ने सरकार के साथ सरोकार स्थापित किया। इतनी थैंपिंग वोटिंग का क्या कहना। नरेंद्र ही गरीब नवाज है, ये सीमांचल ने साबित कर दिया। इनकी जो नुगरापोस्ती थी, जो ये दिखाते रहे मुसलमानों के हितैषी बनने का प्रयास करते रहे मुल्क के ऊपर मुसलमान, तो मान या ना मान तू है मेरा मुसलमान की जो लड़ाई, जो जंग आपस में जड़ लड़ते रहे। और अभी बता रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अरे यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप तेजस्वी जी को समझा पाते तो तेजस्वी जी को पता होता। माना कि तेजस्वी जी 9वां 8वां पास फेल, पता नहीं, उस पर मैं बहुत बार उस पर जाता नहीं हूं, मैं निजी कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप समझा रहे हैं अनुराग सिंह को, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर तेजस्वी को समझाते तो उनको जमहूरियत की समझ हो जाती। कम से कम उपहास का पात्र नहीं बनते, गांधी मैदान में वक्त बिल नहीं फाड़ते। उनको बताते आप कि ये सेंट्रल हॉल में होता है, ये पार्लियामेंट में होता है। भाजपा ने लाख असहमति के बावजूद भी ओवैसी को भारत का दूत बनाकर भेजा। ये मुसलमानों के भीतर उनके जमीर को जमहूरियत से जोड़ने का काम किया गया। ये मुसलमानों के बीच में एक संदेश गया, और आप मुल्क के मुसलमानों को भाला दिखाते हैं, भाजपा का भय दिखाते हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों का भला करते हैं। तो भाला दिखाने वालों में और भला करने वालों में मुसलमानों ने सही चुना। बस रुलाएगा क्या? जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक लोगों को आपके पास तो बहुत कुछ था कहने के लिए सर, और एक लोगों को एमएलए का टिकट नहीं दिया। और जब ये लालू प्रसाद यादव जी, जब अडवाणी साहब जब पूरे भारत घूम रहे थे और कह रहे थे, जो तुलसी का दोहा मैं कह रहा हूँ, चलन चलन सबको कहते हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है, जो कह रहे थे कि मेरे साथ चलो स्वर्ग में, उनको पता ही नहीं था कि स्वर्ग कहाँ है। तब जाकर लालू जी ने उनको जो है उनको अरेस्ट किया और बड़े मान सम्मान के साथ उनको विदा किया। तो ये मूल्य की लड़ाई है। और जो जिस बात के लिए गिरी जी कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी जो है मुस्लिम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आपके उन वैल्यूज में मुस्लिम आबादी कम से कम इस बार नहीं आई। तकरीबन 17.5% वोट है मुसलमानों का, जिसको आप कंसोलिडेट कर अपने फेवर में मानकर चल रहे थे। भले ही आपको 22% वोट पड़ा हो, लेकिन माना जा रहा है कि आपको सबसे बड़ा झटका MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत कांग्रेस के भी प्रवक्ता रमनीश वत्स जी भी, हाजी नजीम जी, ये क्या बिहार की मुस्लिम आबादी ने नकार दिया कि अब आप डर से हमसे वोट नहीं ले पाएंगे? वक्फ कानून को फाड़ देने का झांसा देकर, लोभ लेकर अब वोट नहीं ले पाएंगे। आपको बात करनी होगी मुस्लिम आबादी के उत्थान के बारे में, तब पड़ेगा वोट। हाँ अनुराग जी, देखिए बिहार की सम्मानित जनता का पहले तो मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि देखिए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मत का अधिकार करा और लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत सरकार को देश के सामने पेश करी। और रही बात यहाँ पर देखिए मुस्लिम समाज की जब बात आती है तो मुस्लिम समाज के लिए तो यह भी कहा गया था यहाँ पर कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर अभी आपने एक सवाल किया था धनंजय भाई से कि मुस्लिम समाज का एक भी कैंडिडेट आपने उसमें घोषित करता, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज की तरफ से जिस तरीके से वोट गई है एनडीए के लिए काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने देखिए वक्फ बोर्ड को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आप देखिए यहाँ पर एनडीए की जो सरकार आ रही है। वक्फ संशोधन कानून मुद्दा है ही नहीं मुस्लिमों के। हाँ देखिए ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा, लेकिन हमारे अपने बाप दादाओं की जमीन है और उसके ऊपर देखिए अभी कोर्ट के अंदर ये अधीन है, तो इसमें मैं ज्यादा बात ना करके, क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा कोर्ट का सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिहार के अंदर आप कोर्ट का सम्मान कीजिए हाजी नजीम जी, लेकिन आपको देश की जनता का भी सम्मान करना होगा, देश के मुस्लिमों का भी सम्मान करना होगा, और देश की सरकार का भी सम्मान करना होगा। आप ही के धर्म के कई लोग थे जो वक्फ कानून से प्रताड़ित थे, उनकी अपनी जमीनें थी, और जब सरकार ये वक्फ संशोधन कानून लेकर आई तो उन्होंने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि हमारी खुद की जमीन वक्फ ने हथिया ली है। हाँ देखिए, जब यहाँ पे बात आती है कि वक्फ ने उनकी जमीन अपने अधीन कर ली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अनुराग भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए हम लोग कोर्ट में विश्वास करते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। और देखिए अभी जब कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, कभी कोर्ट के तरफ से अंतिम फैसला आने की बात है, तो हम लोग ये कहते हैं कि पहले हम कोर्ट का जो अंतिम फैसला उसको आ जाने दीजिए। और रही बात यहाँ पर कि अब बिहार के मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार बनने के बाद अब जो उनके वादे थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने के, अब खुल के आपको नौकरियां मिलेंगी। और यहाँ पर जो
नमक हरामों की बात हुई थी कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो भाई आपको ये भी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपने उनको वोट देकर उनको नमक हलाल होने का आपने सबूत दे दिया। और रही बात यहाँ पर जो बिहार के अंदर एक बात हुई थी, यहाँ पर हुई थी अहंकार की बात, और यहाँ पे अहंकार की क्या थी, महागठबंधन की तरफ से। देखिए यहाँ पर जो अख्तरुल इमान साहब थे, AIMIM के प्रेसिडेंट थे बिहार से, तो उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। और देखिए आपको एक महाभारत का मैं जिक्र करना चाहूंगा। महाभारत के अंदर पांडवों ने सिर्फ कौरवों से 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन कौरवों को इतना बड़ा अहंकार था कि उन्होंने 5 गांव तो नहीं दिए। उसी तरीके से यहाँ पे बिहार के अंदर जिस तरीके का उसको सर्टिफाई बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मैं पॉइंटेड सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर मतलब अगर वो अहंकार था तो क्या इसी अहंकार में इनको लग रहा था कि हम इनको बोलेंगे वक्फ कानून फाड़ देंगे, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ डर दिखा देंगे तो वोट तो हमें मिल ही जाएगा। तो क्या ये सोच थी जिसके चलते महागठबंधन में अहंकार था, क्योंकि आप खुलकर एक्सेप्ट करें कि अहंकार था इसलिए आपको 6 सीटें नहीं दी? हाँ देखिए, मैं फिर कहता हूं कि अब ये बताइए 18% के आबादी वाले जो मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम आबादी वाले थे, तो उनसे क्या काम किया जा रहा था? भाई दरी बिछाने का काम। लेकिन वहां पर मुसलमान समझदार हो गए, पढ़ा लिखा हो गया, उसने दरी नहीं बिछाई, उसने इनको दिखा दिया कि देखिए आप लोग जिस तरीके का मुसलमान को बनाना चाहते हैं, दोयम दर्जे का मुसलमान दोयम दर्जे का नहीं है, वह फर्स्ट सिटीजन है। और उसी बात को देखते हुए वहां पर खुलकर मुसलमानों ने वोट करी। और देखिए मुसलमान हमेशा चाहता है कि देखिए देश के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, हमेशा अमन और सुकून बना रहे। ठीक है, कांग्रेस के पास जाता हूं। के शर्मा जी, सारे दांव उल्टे पड़ गए। मतलब वोट चोरी की बात आप कहने आए, वोट चोरी वाली बात पर खुद तेजस्वी यादव बच रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने डेप्यूटी सीएम घोषित किया, तो ऐसे वर्ग को घोषित किया जिसका वोट प्रतिशत मात्र 1 या 1.5% था। आप कह रहे थे कि हम लोग वक्फ कानून फाड़ देंगे। सारी बातों में मुस्लिम वोटर्स को यह हो सकता है कि लगाओ कि भाई हमारी बातें क्या है, हमसे तो वाकई में दरी बिछवा रहे हैं। ओवैसी साहब ने इसको जबरदस्त तरीके से फ्लॉन्ट किया और नतीजा आपके सामने कि जो आपके सिक्योर वोटर्स थे उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। सीमांचल के एरियाज में किशनगंज सिर्फ 1 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी जीत पाई। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। मेरा ये कहना है कि पहले क्या था, गांव में चोरी होती थी, ठीक है ना, और चोरी होती थी जिसकी दे सकता है, और वोटों की चोरी होती थी, और जिसकी हर पार्टियां अपनी शक्ति अपने क्षेत्र के हिसाब से चोरी करते थे वोट को। अब पहली बार अब एक पार्टियां डकैती करता है, वो हमने देख लिया। मैं नमन करता हूँ महान जो हमें कहते हैं बंटी और पब्लिक को नमन करता हूँ कि इससे अच्छा वो आगरा के ताजमहल को बेचना, वो जो उन्होंने जिस तरीके से बेचा बंटी पब्लिक है। अब रही बात देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। आप मुझे पता ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, आपके पास जवाब नहीं है। आपके ओपनिंग कमेंट से पता चल गया। अरे भाई आपके साथ बैठी हुई आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि 1.5% वाले को आप डेप्यूटी सीएम का चेहरा दे देंगे, 17% वाले को आप कुछ घोषित नहीं करेंगे, तो वो नाराज नहीं होगा क्या? फिर बिल फाड़ने का भ्रम दिखाकर आप वोट कैसे ले लीजिएगा? वही देखने को मिला नतीजों में, जो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे थे वो चलेगा इस बार। अब डकैत से क्या बात करूंगा? डकैत ठीक है, ओके। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसी बात पर कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी जी ने एक ही मुद्दा दिया ही था, चुनाव आयोग और वोट चोरी। कांग्रेस तो सोच रही थी चुनाव आयोग और वोट चोरी पर हम सारा चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग से दोनों चीज नहीं जीतेंगे तो बाद में कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, उत्तर क्या देंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है उस पर अत्यंत गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक पहलू उन्होंने उठाया है, इस तौर पर कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि मुस्लिम वोटर्स मतलब सीमांचल के एरियाज में अगर देखें तो जबरदस्त तरीके से बीजेपी के फेवर में गए या जेडीयू के फेवर में गए वोटर्स, जो मुस्लिम वोटर मुस्लिम बाहुल इलाके माने जा रहे हैं। तो क्या ये इस बात का इंपैक्ट था कि भाई इन्होंने किसी ऐसे पार्टी को डेप्यूटी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जिसके जीतने के ठिकाने नहीं थे, और 17% वाले मुस्लिमों को इन्होंने कोई पदवी नहीं दी, कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, फिर उसको बुलाया भी असदुद्दीन ओवैसी ने कि सिर्फ दरी बिछवाते हैं। मुसलमानों ने दूसरी बार कांग्रेस को नकारा है। जब पहली बार उनको नकारा था तो सत्ता से बाहर हुए थे, और उसके बाद मुसलमानों का नाम लेकर के वापस आए थे और उसी पर राजनीति कर रहे थे कि भैया हम इसीलिए जो है स्ट्रक्चर कमीशन बना, फलाना सब कुछ हुआ है। जितना वक्फ कानून को करा किया था सब कोशिश करके थके थे कि मुसलमान वोट हमारे साथ बना रहे, लेकिन इस बार जो है और कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोट मुहरे था। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार केवल जीते हैं। कांग्रेस के 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार जीते हैं। 18 आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल 3 उम्मीदवार जीते हैं। सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हार गए हैं, और ये बता रहा है कि मुसलमानों का वोट उस ढंग से वन साइडेड नहीं गया है, और जहां जाने की संभावना थी वहां दूसरी ओर जो दूसरे समुदाय का वोट था वो एक साथ आकर के भी उनके विरुद्ध में वोट किया है। 2 स्थिति हुई है वहां सीमांचल में। मैं तो ओवैसी ने वोट काटे तो आरोप उन पर लगते हैं
उसका फायदा मिला यही तो बीजेपी कह रहा हूं। को। मुसलमान भी समझ गया कि नहीं, विकास की बात करना है तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमको ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।